Hi everyone, I hope you all are safe and you all are doing very well. So recently हमारे इंस्टीट्यूट ने CA फाइनल कोर्स के पेपर 5 में विच इज़ ट्रेजरी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, इसके अंदर में इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला था. एंड as we know कि recently of late the new syllabus it has become more theoretical. नॉट थियोरेटिकल मतलब थियोरेटिकल का मतलब ये नहीं है कि आपको थ्योरी लिखना है. नो, इट्स बेसिकली कि प्रैक्टिकल की बजाय मोर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं विच इज़ मोर एनालिटिकल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. यू शुड बी वेरी थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट्स. प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं. रिसेंट एग्जाम में प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी आए हैं. 40%, 50%, एट टाइम 60% प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं. बट देन देयर आर पेपर्स जहाँ पे एट टाइम्स 50%, 60%, 70% क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं. सो इट्स बोथ. तो आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट वो मैक्सिमम वेटेज थ्योरी को दे दे या प्रैक्टिकल को दे दे. यू नेवर नो. सो आपको दोनों तरीके से अपनी तैयारी करके जानी है. सो जो रिसेंट केस स्टडी डाइजेस्ट आया है उसके अंदर में देर आर अराउंड 49 केस स्टडीज़ के सिनेरियोज इन टोटल. 49 केस स्टडीज़ के सिनेरियोज एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस which needless to say is very important for your upcoming exams, be it November 2021 exams or May 2022 exams or any exams beyond that. So from now on I'll be covering these case studies every day. एक या इफ़ आई हैव गॉट द टाइम दैन एक से ज़्यादा भी मैं केस स्टडीज़ कवर करूँगी. बिकॉज आई मीन केस स्टडी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डॉन्टिंग टास्क फॉर द स्टूडेंट्स. बिकॉज एक तो सबसे पहले एक होता है कि बहुत लंबी होती है केस स्टडीज़. बहुत सारी कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी हैं इसके अंदर में जो कि आपकी 1.5 पेज की है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, राइट. इतना तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन भी होता है. But there are a lot many case studies which are running into 2, 3, 4 pages. In fact, अगर आप previous year के previous terms के अगर आप question paper देखें, then the first question is always a case study based question and the question is running into 3 pages, 4 pages. Like जब आप start करते हो, you know कि आप बिल्डअप करते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा है, बट बाय द एंड ऑफ इट यू आर कन्फ्यूज. यू आर नॉट एबल टू मेक आउट द कंक्लूजन कि अच्छा फाइनली क्वेश्चन में पूछा क्या है. फाइनली इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यू डोंट नो कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली पीपल गेट कन्फ्यूज बिकॉज इतना सब कुछ एक बार में पढ़ लिया. सो फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि जो भी क्वेश्चन है, वेदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो, रीड इट ट्वाइस. बिकॉज फर्स्ट टाइम में अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाना इज़ लाइक नॉट रियली पॉसिबल. ऑलराइट, 2 बार ही लगेंगे आपको अच्छे से समझने में. सो कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लो. इफ़ यू हैव गॉट द टाइम, या फिर आप इतने फास्ट हो कि आप झटाझट 2 बार वाला जो पढ़ने का है वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हो, दैन गो अहेड रीड इट फॉर द थर्ड टाइम. बिकॉज जितना आप पढ़ोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगा क्वेश्चन का, एंड उतना ही अच्छी तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे, आंसर लिख पाओगे. So make sure that you read your questions at least twice. This is one of the tip that I would like to give you. उसके बाद and yes, ये वीडियोस आप यूजुअली आप अगर कोई ब्रेक ले रहे हो या फिर अगर आप कहीं पे बाहर में ट्रैवल कर रहे हो एंड या फिर आपको ऐसे आप घर में हो, आपको पढ़ाई करने का मूड नहीं है, बुक खोलने का मूड नहीं है, तो क्या किया, ईयरफोन लगाया, वीडियो खोला एंड सुन लिया, राइट. तो एटलीस्ट मतलब अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो एटलीस्ट आपको ये हो जाए कि अच्छा मैंने ये केस स्टडी एटलीस्ट कवर तो कर ली है. अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आपको टाइम नहीं मिले केस स्टडी डाइजेस्ट करने का, विच आई वुड से कि ऐसा एकदम भी मत करना. एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट एक बार तो केस स्टडी डाइजेस्ट पूरी की पूरी स्टार्टिंग टिल एंड कवर कर लेना. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है खुद से करने में, देन इस वीडियो को साइड बाय साइड चला लिया एंड वीडियो को देखते देखते अगर आप करोगे तो आपका फटाफट जल्दी भी हो जाएगा. बिकॉज अगर कोई बोल रहा होता है ना साइड बाय साइड, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर पाओगे. या फिर अगर आपको बुक से खोल के करने का मन नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम से पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओके, मैं अभी की बात कर रही हूँ कि अभी आपको बुक खोल के पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या आपके पास ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप बुक खोल के बैठ के पढ़े, देन जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोज़ वंस एंड बट बाद में आपको केस स्टडी डाइजेस्ट खोल के पूरा का पूरा
केस स्टडी डाइजेस्ट कवर करना है एटलीस्ट वंस. आई वुड से कि 2 बार ही कंप्लीट कर लो आप, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन एटलीस्ट एक बार तो कवर करना ही है, ताकि अगर आप वीडियो देख लोगे और केस स्टडी डाइजेस्ट अपने आप से भी एक बार कवर कर लोगे देन आप 2 बार ही उसको कवर कर चुके हो, तो आप बेटर पोजीशन में होगे किसी भी केस स्टडी को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए. Alright, now without any further ado I'll just straight away jump into the case study. As you can see कि यहाँ पे there are 14 case studies, there are 12 case scenarios, and then there are 23 skill based questions. Okay, we'll be starting today with the first case study, which is this one. ओके मैं फटाफट आपका ये कराऊंगी. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपको सब पढ़ाऊंगी. नो, प्लीज़ don't expect this out of these videos, because these are the videos which you can see one day before the exam, झटाझट रिविजन करने के लिए, या फिर few days before the exam when you are revising your chapters. उस टाइम पे आपको ये सब वीडियोस के काम आएंगी. और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे आई एम श्योर. आप इस टाइम पे आई नो जो लोग की पढ़ाई ज़्यादा एडवांस स्टेज में जा चुकी है वो लोग इस टाइम पे काफ़ी रिविजनल वीडियोस देख रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो इस फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली ये दिया हुआ है कि एक BA कंपनी है, BA बोल के एक एयरलाइंस कंपनी है जो कि कंट्री एक्स में ऑपरेट करती है. कंट्री एक्स का जो एविएशन इंडस्ट्री है इट इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. ठीक है, 2011 में 45 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, फ्रॉम द कंट्री टू द कंट्री. ठीक है, एयरलाइंस में. सो बेसिकली 2011 में 45 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड बाय एयरलाइंस, एंड बाय 2020 100 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड. ठीक है, एयरप्लेन से 100 मिलियन पीपल ने ट्रैवल किया. एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, ओके हुआ नहीं है बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो नंबर है ये ट्रिपल हो जाएगी. दैट इज़ अगले 10 सालों में, दैट इज़ बाय 2030 द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय एयर विल बी 300 मिलियन पीपल. ओके, सो बेसिकली ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर में हम लोग को बैकग्राउंड पता चल जाता है कि अच्छा ये क्या सेटिंग है, किस चीज़ के ऊपर में ये केस स्टडी है. ये एक एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड केस स्टडी है जिसके अंदर में हम लोग BA कंपनी है उसको फोकस में लेंगे. ऑलराइट, एंड जो कंट्री एक्स है उसके अंदर में ये ऑपरेट करती है. एंड कंट्री एक्स की जो एविएशन इंडस्ट्री है इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, जो कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसका पहले 45 मिलियन पीपल ट्रैवल करते थे, फिर 100 मिलियन पीपल ट्रैवल करने लग गए, एंड देन अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि 300 मिलियन पीपल ट्रैवल करेंगे. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. ये वाला पैरा, there is nothing in this paragraph. All right, and I would also like to say this to you कि एक केस स्टडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी होंगे, जैसे आपने पढ़ा है ना वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़, कॉस्ट के अंदर में आपने ये पढ़ा ही होगा. वैसे केस स्टडी में बहुत सारी वैल्यू एडिंग चीज़ें होंगी और बहुत सारी नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ें होगी. इट्स अप टू यू कि यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि कौन सी चीज़ें वैल्यू एडिंग है एंड कौन सी चीज़ें नॉन वैल्यू एडिंग है. जैसे हम लोग नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ों को हटा देते हैं अपने प्रोसेसेस से, वैसे ही हम लोग को केस स्टडी के अंदर में नॉन वैल्यू एडिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनको हटा देनी होगी. ठीक है, उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है. अगर जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे, जब सेकंड टाइम रीड करोगे आप, देन मेक श्योर कि आप उन चीज़ों पे फोकस करो ना. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू पुट अ फोकस ओनली ऑन दोज वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन. ऑलराइट, सो जो फर्स्ट पैराग्राफ था इट वाज अ वैल्यू एडिंग पैराग्राफ. ये जो सेकंड पैराग्राफ है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीट द सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है. इट इज़ बेसिकली नॉन वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन जिसको आपको निगलेक्ट कर देना है पूरी तरीके से. ऑलराइट, नाउ दिस इज़ अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. अभी मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ कि अच्छा ये नॉन वैल्यू एडिंग है, तो आप बोल रहे हो कि अच्छा हाँ ठीक है ये नॉन वैल्यू एडिंग है, बट एग्जाम हॉल में यू हैव टू आपको अपना दिमाग चलाना होगा कि कौन सा आपको नॉन वैल्यू एडिंग लग रहा है, कौन सा आपको वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ. ऑलराइट, ना ये जो थर्ड वाला जो पैराग्राफ है ये भी बकवास है. इसके अंदर में भी कोई भी वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है. ठीक है, एक सेकेंड में इसका साइज़ कम कर देती हूँ. राइट, सो इसके अंदर में भी कोई वैल्यू एडिंग चीज़ दी हुई नहीं है. Now coming to this paragraph, despite of operating in world's fastest growing market, BA struggles for passengers. Also BA is facing following problems. So इसके अंदर में पता चल रहा है क्या हमें कि जो BA है वो वर्ल्ड की
फास्टर ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, बट स्टिल वो स्ट्रगल कर रही है पैसेंजर्स को लाने में, ठीक है। सो BA इज़ स्ट्रगलिंग, इससे हमको ये पता चल रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लग रहा है ना। एंड ऑल्सो BA इज़ फेसिंग फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सो इस पैराग्राफ में हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि BA को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सो इट इज़ बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ हियर यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है, सॉरी, तो इसके अंदर हम लोग को ये पता चला कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो अराउंड 40% आपकी जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका 40% पार्ट तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे ही लगता है। एंड जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उस पर टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा हाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये ATF। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, उनकी करेंसी जो है कंट्री एक्स की वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं एयरलाइंस के जो कि उनको डॉलर में करने होते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी में उनको पेमेंट करने होते हैं। किस चीज़ के फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने होते हैं? अगर कोई एयरक्राफ्ट लीज पे लिया तो उसका जो रेंट पेमेंट है, जो बाहर की कंपनी को हम लोग, बाहर के कंट्री के किसी कंपनी को अगर हम उसका लीज रेंट दे रहे हैं वो हम लोग को डॉलर में पे करना पड़ेगा। अगर हमारी कंट्री एक्स से किसी कंट्री वाई जेड के अंदर में हमारी जो एयरक्राफ्ट जाती है तो वहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट पार्क हो रहा है, वहाँ पे उसका मेंटेनेंस हो रहा है, तो वो सब चार्जेस हम लोग को डॉलर में देने पड़ेंगे, फॉरेन करेंसी में देने पड़ेगा। और अब हम लोग का अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से खर्चा बढ़ रहा है इन लोग का। विद द एंट्री ऑफ लो बजट कैरियर, full service carriers like BA that have higher overhead costs have been forced to offer discount to passenger। बेसिकली लो बजट कैरियर आ गया, जैसे लो बजट कैरियर का एग्जांपल है इंडिगो, वो जो कि बहुत चीप में अपने टिकट्स देती है, वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, बट हाँ वो पॉइंट A से पॉइंट B आपको ट्रैवल करवाएगी और वो भी बहुत कम दाम पे, ठीक है। वही तो लोग चाहते हैं। एंड फुल सर्विस BA है वो पर लो बजट कैरियर नहीं है, वो फुल सर्विस कैरियर है। सो इससे क्या हो गया, जो फुल सर्विस कैरियर होती है उसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ किंगफिशर एयरलाइन वॉज अ फुल सर्विस कैरियर, जिसके अंदर में उस प्लेन के अंदर में सिर्फ मतलब कि बहुत सारी सर्विसेज मिलती थी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा आपको टीवी दिख रहा है, टीवी इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, हर एक सीट पे आपको टीवी मिलेगा। सो बहुत सारी ऐसी सर्विस मिलती थी, तो वो सर्विस मुफ्त में तो नहीं मिलती थी, उसके खर्चे लगते थे, ऑलराइट। तो इस वजह से उस कंपनी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से सिमिलर रीज़न की वजह से BA का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट। बट बिकॉज लो बजट कैरियर्स आ गए हैं मार्केट में, सो फुल सर्विस कैरियर लाइक BA उसको भी अपना कॉस्ट कम करना पड़ रहा है, कॉस्ट कम नहीं, उसको अपना जो टिकट है वो डिस्काउंट पे सेल करना पड़ रहा है, बिकॉज अदरवाइज उसकी टिकट्स बिकेंगी नहीं, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बट दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड नॉन वैल्यू एडिंग इन्फॉर्मेशन है, सो यू कैन लीव इट। बट छोड़ोगे कैसे? जब पढ़ोगे तभी तो छोड़ोगे, तो पहली बार पढ़ लेना, पहली बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी चीज़ें वैल्यू एडिंग है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है, ताकि जब दूसरी बार पढ़ोगे तब आप इसको छोड़ सकते हो। पहली बार तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी। नाउ intense competition among domestic airline carrier, the need to capture slice of the airways, basically इसके अंदर में मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड क्योंकि मार्केट जो एविएशन इंडस्ट्री है वो एवर ग्रोइंग है, तो उसके अंदर में जो जितना भी मार्केट शेयर आता है वो सब जन ट्राई करते हैं कि उसको ग्रैब कर ले, उस मार्केट शेयर को ग्रैब कर ले। अब मार्केट शेयर को ग्रैब कैसे करेंगे? अपना कॉस्ट कम करके, पैसेंजर्स को कम प्राइसेस पे टिकट्स देके। सो इस वजह से कोई अपना प्राइस भी बढ़ा नहीं सकता है। अगर कोई भी एयरलाइन अपना प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दी तो पैसेंजर्स लोग दूसरे एयरलाइन कंपनी के पास चले जाएंगे, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग प्राइस अपना बढ़ा नहीं सकते, इस वजह से वो लोग अपना लॉस भी रिकवर कर नहीं पा रहे। सो टुगेदर दीज फैक्टर्स हैव नाउ प्लंज्ड कंट्री एक्सेस एविएशन इंडस्ट्री to its most precarious phase in the last 3 years or so. BA is facing huge competition as a year of sharp U-turns access aviation industry। इसके अंदर में बेसिकली बता रहे हैं कि जो कंपनी है BA वो गवर्नमेंट को अपील भी कर रही है कि आप प्लीज़ थोड़ा तो टैक्सेस कम कर दीजिए फ्यूल पे, बट गवर्नमेंट फ्यूल पे टैक्सेस कम नहीं कर रही है। अब आता है रिक्वायरमेंट पे कि हम लोग से क्या रिक्वायर कर रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग से क्या मांग रहा है कि हम लोग को क्या बताना है
हम लोग को एडवाइस करना है, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, हम लोग को सिर्फ एडवाइस करना है कि बीए को कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सके, अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। अब ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर पढ़ा है तो आपका रिविजन हो जाएगा कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि एक कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने कंप्यूटर के ऊपर में सुपीरियर परफॉर्मेंस कैसे गेन कर सकती है, वो अपने कंप्यूटर के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकती है, कैसे, 3 स्ट्रेटजीज अपना के, कोई भी, या तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अपना सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को मतलब ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करती है, इस तरीके से डिलीवर करती है कि जो कस्टमर है उसको लगे कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ सुपीरियर in comparison to the products or services provided by the other competitors in the market। जैसे कि एप्पल ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अपनाया है, ठीक है, उसका जो मोबाइल्स आता है, जो टैबलेट्स आते हैं, उसका क्वालिटी, एक हम लोग उसको उसकी क्वालिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसी के पैसे वो लेती है, ठीक है। हम लोग को पता है, हम लोग सबको मार्केट में लगता है कि एप्पल है तो एप्पल एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, एप्पल ने अपना ऐसा इमेज बना दिया, ठीक है। बेसिकली आप अपना इमेज ऐसा बनाते हो कि आप अपने कंप्यूटर के अगेंस्ट में आप ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का या सुपीरियर क्वालिटी का, सुपीरियर टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस आप कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है। अब सुपीरियर, ये अच्छा इमेज बनाते कैसे हो, ठीक है, इमेज बनाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में वो कंपनी एक अच्छा सुपीरियर क्वालिटी दे रही है अपने कस्टमर्स को, या फिर वो कंपनी एक्चुअल में कुछ बहुत ही बड़ा सुपीरियर सा इनोवेटिव सा कोई चीज़ लेकर आई है मार्केट में, या फिर उसकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही कमाल की हो, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ वो कर रही हो कंपनी जिससे उसका प्रोडक्ट को आप डिफ्रेंशिएट करो कि भाई ये एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हट के प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, तो कस्टमर उसका पैसा भी ज़्यादा देता है। कोई अगर 100 रुपये की चीज़ हो, बट अगर लोगों को लगे कि अच्छा इसमें ये तो थोड़ी हट के लग रही है, ये थोड़ी अलग है, तो लोग 100 के बजाय उसके लिए 150 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि उनको लगा कि अच्छा ये क्वालिटी शायद चीज़ सेम हो बट इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है दूसरों के कंपैरिजन में, राइट। सो इसका बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दूसरी होती है लो कॉस्ट एडवांटेज। लो कॉस्ट एडवांटेज में क्या होता है, बेसिकली आप अपना कॉस्ट कम कर देते हो, जितना कम कर सकती है कंपनी वो अपना कॉस्ट कम करती है। अब कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, या तो दूसरा जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है ना, बस उसको कॉपी कर लो, है ना, कॉपी कर लिया तो आपको रिसर्च डेवलपमेंट इन सब पे कोई खर्चा नहीं करना है, बस दूसरे ने जो बनाया वैसे वैसे आपने कॉपी कर लिया, तो इस वजह से आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जिस बंदे ने इनोवेशन किया होगा, रिसर्च की होगी और फिर एक प्रोडक्ट बनाया होगा कम दाम का, उसका कॉस्ट तो लगा होगा ना ज़्यादा, बट अगर आप कॉपी करके बना रहे हो, डिज़ाइन कॉपी करके बना रहे हो, देन आपको कोई रिसर्च डेवलपमेंट का कुछ खर्चा नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी काफ़ी कम ही होगा, फिक्स कॉस्ट कम होंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होगा, या फिर आप चीप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे आप लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हो, या फिर आप जैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, फिक्स ओवरहेड तो फिक्स होता है, चाहे आप 30,000 प्रोडक्ट बनाओ या 1 लाख प्रोडक्ट बनाओ, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट लगा है वो उतना ही लगा हुआ होगा। तो अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो निकलेगा वो काफ़ी कम होगा, राइट। सो इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आप एंजॉय करते हैं तो स्टिल आप लो कॉस्ट एडवांटेज आप ले रहे हैं, सो ऐसा कर सकते हैं। अब लो कॉस्ट एडवांटेज में क्या होता है कि व्हाट यू कैन डू इज़ कि या तो आप अपना प्राइस जो चार्ज कर रहे हो कंपटीटर से, जो आप अपना प्राइस चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, वो आप जो करंटली जो चार्ज कर रहे हो उससे कम प्राइस चार्ज करो, क्योंकि आपका कॉस्ट भी कम लग रहा है, ठीक है। तो आप कस्टमर को कम दाम पे प्रोडक्ट दो, इससे क्या होगा, आप मार्केट शेयर ग्रैब कर लोगे, ऑलराइट। तो कंपटीटर के पास जितना मार्केट शेयर था, कंपटीटर का भी आपने मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया, तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ गए, ज़्यादा सेल्स बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। या तो आप दूसरा चीज़ कर सकते हो कि आपका कॉस्ट तो कम लगी पर आप अपने कंपटीटर के जितना ही जितने प्राइस पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करें, इससे क्या होगा कि आपने अपना मार्केट शेयर तो बढ़ाया नहीं बट आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे आपके उसी के अंदर में आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, ठीक है।
सो ये दो तरीके हो सकते हैं। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर में आप कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में बता दिया। एक और थर्ड स्ट्रैटेजी आई है, दैट इज़ फोकस स्ट्रैटेजी, जो कि अभी अगर आपने पढ़ी होगी अपने न्यू स्टडी मटेरियल में, तो एक ये नई स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर में क्या होता है, फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर में होता है कि जो कंपनी है वो एक पर्टिकुलर, वो पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर में अपना फोकस नहीं डालती है। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट, उसके ऊपर में अपना फोकस डालती है कि भाई ये इतने से जो लोग हैं, इतना सा जो जोग्राफिकल रीजन है, यही हम लोग का मार्केट है, हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, इसी पे सारा अपना फोकस डालेंगे, यहीं पे अपना सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो भी है हम लोग बस उसी पर्टिकुलर सेगमेंट ग्रुप में हम लोग करेंगे। उन्होंने अपना एक ग्रुप ढूंढ लिया, ठीक है, वो पूरे मार्केट में अपना पूरे मार्केट में अपना मार्केटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने अपना एक सेगमेंट पकड़ लिया कि इतने लोग हैं, इतने लोगों पे हम लोग के टारगेट लोग हैं, और इन्हीं के ऊपर में हम लोग को अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना है ताकि ये लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद सकें। ऑलराइट, तो ये हो जाता है, इनको नीश बोलते हैं। ऑलराइट, और ये फोकस स्ट्रैटेजी है। सो इसके अंदर में देखना, इसके अंदर में, इस केस स्टडी के अंदर में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने पहले बताया है कि कैसे एक कंपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है, एंड कितने स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका थोड़ा सा एक जिस्ट में कि वो स्ट्रैटेजीज़ क्या है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है, ठीक है, ये सब बताया गया। ऑलराइट, ये जो पैरा है, ठीक है, इसके अंदर में यही बताया गया कि कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, एक स्मॉल ब्रीफ दिया गया है जो कि आप खुद अपने आप लिख सकते हैं। अगर आप ये लैंग्वेज लिखेंगे आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक, कोई भी नहीं लिख पाएगा। ये मतलब थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हो, बट इसके अंदर मोस्टली क्या है कि आप सेम टू सेम चीज़ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में आप जो आपको कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, अंडरस्टैंड आपने करके रखे हुए होंगे, आप वही लिख पाओगे। सो आप अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अंदर में आप फोकस स्ट्रैटेजी के बारे में भी लिख देना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोग अब हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा, जो अगर BA लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है तो वो कैसे अडॉप्ट करेगी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी को। अगर मतलब कि एग्जांपल्स देंगे कि इस तरीके ये चीज़ करने से वो अपना लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर पाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर में केस स्टडी में दिया हुआ है कि अगर BA जो कंपनी है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट करती है तो वो किस एग्जांपल दिए हुए हैं कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगी अपने बिजनेस में, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद लो कॉस्ट एडवांटेज। जस्ट अ सेकेंड, राइट, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस, ठीक है। BA low cost advantage. BA can enjoy relative cost advantage if its total costs are lower than those of its competitors. ठीक है, this relative cost advantage enables a business to do one of the following things. All right, charge a lower price than its competitors for its services to gain market share and still maintain current profitability, or match with the price of competing services and increases profitability. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। कॉस्ट रिडक्शन इन BA कैन बी अचीव थ्रू yield मैनेजमेंट विद वेरिएबल प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन यूटिलाइजेशन। ये सब बकवास है। बेसिकली आपको एग्जांपल्स लिखने की किस तरीके से BA इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकती है अपने बिजनेस में, राइट। तो इस तरीके से कर सकती है, बाय सेलिंग सीड्स वाया इंटरनेट रादर देन थ्रू ट्रैवल एजेंट्स। अगर ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू नहीं करती है देन ट्रैवल एजेंट को हम लोग को जो कमीशन देना होगा वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो काफ़ी कॉस्ट बच जाएगा। ट्रिमिंग ओवरहेड कॉस्ट बाय यूजिंग लोअर कॉस्ट आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट्स। जो एयरपोर्ट्स टाउन के अंदर में होती है, अगर एयरलाइंस उन एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करती है जो कि इन टाउन है, तो उसके अंदर में उनको चार्जेस, जो एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जो ग्राउंड चार्जेस होते हैं, वो सब ज़्यादा देने होते हैं, ठीक है।
इन कंपैरिजन टू अगर आप आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, देन वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट चार्जेस, ग्राउंड चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब काफ़ी कम होता है. सो व्हाट दीज एयरलाइंस कैन डू इज़, व्हाट बी कैन डू इज़ कि वो आउट ऑफ टाउन जो एयरपोर्ट है उसमें ऑपरेट करे ताकि उसके चार्जेस कम लगे. नो, ठीक है, नो प्रिंटेड टिकट्स, सीट एलोकेशंस, फ्री मील्स, नो फ्री मील्स, नो ड्रिंक्स, नो फ्री ड्रिंक्स. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि फ्री की कोई चीज़ देनी नहीं है इनको. जो प्रिंटेड टिकट्स है वो नहीं देना है. प्रिंटेड टिकट्स मत दो, ऑनलाइन दिखा दो. आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है मोस्टली, सो ऑनलाइन करवा दो ये भी कि टिकट्स प्रिंट नहीं होंगे, आपके ईमेल में टिकट्स आ गया, आप टिकट्स दिखा दो. जो डिपार्चर पॉइंट है वहाँ पे आप अपना टिकट दिखा देना मोबाइल पे एंड आपको एंट्री मिल जाएगी. कोई फ्री मील और ड्रिंक्स देना नहीं है ऑन बोर्ड. ये हो गया, ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी. तो ये सब फ्री की चीज़ें नहीं देनी है, तो ये सब ये. सो इन तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग कॉस्ट लीडरशिप हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं इन द बिजनेस. BA यूज़ कर सकते हैं in its business. Now coming to the differentiation advantage, it occurs when customer perceives, कस्टमर को लगता है, आपको नहीं, कस्टमर को लगना चाहिए कि अच्छा हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है. अगर वो कंपनी बना रही है उसको खुद को लगे कि अच्छा वो तो अच्छी क्वालिटी का सामान बना रही है, बट अगर कस्टमर को लगता नहीं है कि वो क्वालिटी है, देन कोई फ़ायदा नहीं है. सो कस्टमर शुड परसीव दैट बिजनेस सर्विसेज ऑफरिंग इज़ ऑफ हायर क्वालिटी. इट ऑफ योर रिस्क और परफॉर्मेंस. ऑलराइट, सो ये वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं अभी. So, customers perceive the service offered by a business to be superior. For example, differentiation may include firms' ability to deliver services, provide unique customer value. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि BA can adopt differentiation approach by offering passengers a higher quality experience than many of its rivals. This allows it to charge a premium for its flights compared to many other airlines. अगर अच्छे क्वालिटी का सर्विस BA प्रोवाइड करती है, देन उस क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए वो एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकती है, जो कि किंगफिशर चार्ज करती थी अपने फ़्लाइट्स के लिए. ठीक है, now coming to this para. Differentiation advantage can be achieved by offering enhanced features such as prime landing slots can be obtained at major airports around the world. जो prime landing slots होते हैं, मतलब कि बोलते हैं ना कि जैसे रश आवर होता है, रश आवर के अंदर में आपको स्पॉट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है. जैसे ट्रैफिक के अंदर में होता है ना कि हम लोग बोल रहे हैं अच्छा सुबह 9 से 10 बजे तो अरे बहुत ही ज़्यादा रश आवर होता है, इसमें तो कैब मिलने बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज हो जाता है. तो सिमिलरली अगर ऐसे प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स में, मतलब जहाँ पे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम पे अगर इस एयरलाइन को स्लॉट मिल जाए, दैन बहुत अच्छी चीज़ है, लोग उसको प्रेफर करेंगे ना. सो बेसिकली वही बोल रहे हैं कि लैंडिंग्स, अगर प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स मिल जाए, मेजर एयरपोर्ट्स में मिल जाए, तो ये आपके दिखाते हैं कि अच्छा आपका बहुत सुपीरियर, आप सुपीरियर हो दूसरों से. ठीक है, यूजिंग सुपीरियर एडवांस टेक्नोलॉजी. जो एयरक्राफ्ट के अंदर में आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो वेल मेंटेन्ड और क्लीन हो, कंफर्टेबल हो, एंड जो वहाँ के जो एयर होस्टेस हो वो उनकी ट्रेनिंग हुई हो कस्टमर केयर में, वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, एंड हाई क्वालिटी आपको फूड मिल रहा है, ड्रिंक मिल रहा है. देन इन सब से क्या होता है, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. एंड लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ, उन लोग को उन्होंने जो हाई चार्ज दिया है अपने टिकट का, उसका पैसा वसूल लिया उन्होंने. ठीक है, ऐसा फील आना चाहिए. इफ़ कॉस्ट उसके बाद तो आपको बेसिकली ये लिखना है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है, किस तरीके से BA कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है.
नाउ कमिंग टू दिस, ये सब इतना लिख दोगे उतना काफ़ी है आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग फोकस स्ट्रैटेजी पे भी फोकस मार रहे हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, सॉरी। ऑन सक्सेसफुली डिफ्रेंशिएटेड its offering, management of BA may exploit the advantage in one of the two ways: either increase price until it just offsets the cost of improvement in customer benefit, thus maintaining the current market share. जितना जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर बेनिफिट इनका लगा है, जैसे कि जो ऑन बोर्ड जो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं टीवी लगा के, उसका जो कॉस्ट लग रहा है, जो फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट लग रहा है, हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट लग रहा है, वो सब ऐड करके जो पैसेंजर के कॉस्ट में डाल दो, पैसेंजर के टिकट के अंदर में डाल दो, तो उतना ही प्राइस इंक्रीज़ कर लो, या फिर प्राइस बिलो द फुल प्रीमियम लेवल टू बिल्ड मार्केट शेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा, राइट। या फिर ये बोल रहे कि वो जो प्रीमियम लेवल है ना, आप प्रीमियम चार्ज नहीं करके प्रीमियम के बिलो आप अपने टिकट का चार्ज लो, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग आपका टिकट खरीदेंगे, तो इससे आपका मार्केट शेयर बिल्डअप होगा। तो आइदर ऑफ द टू थिंग्स BA कर सकती है when adopting product differentiation strategy. Alright, now we are moving to focus strategy. BA में फोकस ऑन जोग्राफिकल रीजन, जैसे मैंने कहा एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन पे अपना फोकस डाल देते हैं, या फिर शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स टू रिड्यूस कॉस्ट, माइक्रो प्रोटीन आइटम्स फोकस एज अटेनिंग लो कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर पर्टिकुलर बायो ग्रुप, फॉर ए पर्टिकुलर बायो ग्रुप, ठीक है, सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, या फिर जोग्राफिकल मार्केट, रादर देन फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल. Instead of focusing on industry as a whole, BA can focus on a particular bio group, on a particular segment of product line, या फिर on a particular geographic market, ठीक है। डी फोकसर के तो बेसिकली ये है, the firm needs to optimize the strategy and cost. इतना one risk of focus strategy is that broadly targeted competitors devastate the segment once it becomes economically attractive. बेसिकली कुछ नहीं, ये सब आप फोकस स्ट्रैटेजी के बारे में बस लिख दो, इतना एक्सेस में ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन एडिशन करेंसी डेप्रिसिएशन इज़, ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है। In addition, currency depreciation is hitting airlines harder and international overhead costs have risen. BA should attempt to increase the number of internal domestic flights, because internal domestic flights के अंदर में आपको डॉलर में पेमेंट नहीं करना होता, आपको अपने होम करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। और प्लस इस वजह से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फ़ायदा मिलेगा। ATF cost can also be lowered by investment in fuel saving modern airbuses. जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो कम फ्यूल यूज़ करती होंगी, तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑपरेशन के अंदर में। बट ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप एयरक्राफ्ट लोगे नया, उसका कॉस्ट लगेगा, या तो लीज चार्जेस लगेगा या फिर परचेज कॉस्ट लगेगा। यू हैव टू सी कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, क्या वो जो हम लोग का फ्यूचर में जो ATF के ऊपर में एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगेगा उससे कम है या नहीं। अगर उससे कम है देन परचेज और लीज द न्यू एयरक्राफ्ट। बट अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, ATF का जो जितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है हमारा एयरप्लेन ख़रीदने में या लीज़ करने में, देन इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन। ऑलराइट, तो बस यही दिया हुआ है इसके अंदर में। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि वैल्यू शॉप मॉडल, नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, ये वाला पॉइंट इन्होंने ऐसे डाल दिया, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दिस पॉइंट। क्यों? बिकॉज इसके अंदर में आपसे स्ट्रेटजी मांगी गई है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं बोला गया है कि आप इसको असेस करो वैल्यू शॉप मॉडल से, ये पूछा नहीं गया है, ना बोला गया है। इसके अंदर बेसिकली ये आपसे पूछा गया था कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे ताकि BA कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। सो अगर इफ़ ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या इससे सिमिलर क्वेश्चन कुछ आता है एग्जाम में, देन इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू मेंशन वैल्यू शॉप मॉडल। इफ़ यू डोंट मेंशन वैल्यू शॉप मॉडल, स्टिल आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट, वी आर डन विद टुडे, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपना सेकेंड वीडियो, जो सेकेंड केस स्टडी के ऊपर में जो वीडियो है वो मैं जल्द से जल्द डालूँ।
And yeah, that's it. Thank you very much. I hope this helps you a lot.